नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ आप सभी के लिए हिंदी की ऑनलाइन क्लास। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस क्लास में। तो बच्चों देखिए, हम पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड 12th क्लास हिंदी और हमारी जो बुक थी दिगंत भाग दो वो पूरी हो चुकी है। प्रतिपूर्ति उससे अलग है या उसके अंदर ही है हम, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि दिगंत में जो गद्य और पद्य थे वो सारे के सारे हमने कर लिए हैं। गद्य पद्य होके हमारा जो मेन सिलेबस था जो टेक्स्ट का वो पूरा हो चुका है। अब हम एक नई बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप सभी को पता है, उसका इंट्रो आपके पास चला गया है, प्रतिपूर्ति जिसका नाम है, और उसमें 3 स्टोरी है और ये स्टोरी अपने आप में ही बहुत कुछ कह रही है। तो आज हम एक नई स्टोरी स्टार्ट करने वाले हैं और जिसका नाम है रस्सी का टुकड़ा, और जिसके जो लेखक है वो गाई डी मोपासा है। और गाई डी मोपासा के बारे में भी हमने पढ़ा था जब हमने इंट्रो पढ़ा था, यानी कि जब हमने इसका इंडेक्स पढ़ा था कि कौन कौन सी कहानियां हैं, उसके कौन कौन से लेखक हैं, तो वो सारी चीज़ें हमने देख ली थी और कहानियों में क्या क्या बताया है ये भी हमने थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया था। आज हम लेक्चर नंबर 1 के रूप में कहानी स्टार्ट करने जा रहे हैं। और कहानी क्या है, कैसे है, कहाँ तक चलती है, एक हाट बाज़ार की कहानी है और हाट बाज़ार में कैसे कथानक जो स्टोरी है वो कैसे आगे बढ़ती है, ये कहानी पढ़ेंगे तब हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम जो देखने वाले हैं वो है लेक्चर नंबर 1 के रूप में सबसे पहले हम जो देखने वाले हैं बच्चों वो ये है कि गाई डी मोपासा के बारे में कुछ परिचय देखेंगे हम, कि रस्सी का टुकड़ा जो कहानी है वो लिखी है गाई डी मोपासा ने। और गाई डी मोपासा का जन्म कब, कहाँ और किस तरह से हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, ये सारी चीज़ें, कहानियाँ कौन सी लिखी है, उपन्यास कितने हैं, तो ये भी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, वो थोड़ा अलग ढंग से हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं यहाँ पर उनके जीवन के परिचय के बारे में। तो ये आ जाएगा उनका जीवन परिचय। क्या आ जाएगा? उनका जीवन परिचय। ठीक है, तो जीवन परिचय इस प्रकार है कि लेखक कौन है। सबसे पहले रस्सी का जो टुकड़ा है उसके लेखक कौन आ गए यहाँ पर? गाई डी मोपासा, ये आ गए हमारे लेखक। तो गाई डी मोपासा का जो जन्म है वो हुआ था 1850 ईस्वी में। कब हुआ था? 1850 ईस्वी में। ठीक है, और उनकी जो मृत्यु हुई थी, वो हुई थी 1893 ईस्वी में, यानी कि 1850 में उनका जन्म हुआ था और 1893 में उनकी मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, आगे चलते निवासी। अब गाई डी मोपासा है वो मेन कहाँ के रहने वाले हैं, उनका जो जन्म स्थान है वो भी कहाँ का है। तो जन्म स्थान का है या निवासी कहें तो वो फ्रांस के है। कहाँ के है वो? फ्रांस के निवासी है। ठीक है, अब देखते हैं कि 1870 और 90 के बीच में 20 वर्षों के अंतराल में 20 वर्षों के अंतराल के बीच में उनकी लगभग 300 कहानियां और 6 उपन्यास, ठीक है, 3 यात्रा पुस्तकें और कविता की एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी। यहाँ हम पूरा डिटेल में लिख लेते हैं कि उनकी जो कहानियां थी, कि गाई डी मोपासा की जो कहानियां थी वो कितनी थी? 300। आपको याद रखनी है कि सन 1870 से 1890 के बीच में उनकी 300 कहानियां थी। ठीक है, और 20 वर्षों के अंतराल में। और उपन्यास की बात करें तो उनके कुल 6 उपन्यास प्रकाशित हुए थे। कितने? 6। ठीक है, आगे देखिए। और उनकी जो यात्रा पुस्तकें देख सकते हैं, यात्रा वृतांत बोलते हैं जिसे। क्या बोलते हैं? यात्रा वृतांत। तो यात्रा वृतांत जो था उनका 3, कितनी थी? 3 थी। ठीक है, और कविता, यहाँ पर कविता की बात आती है तो सारी उनकी जितनी भी विधाएं थी वो आ गई है एक कविता। यहाँ लिखेंगे हम 1। तो क्या क्या चीज़ें देखिए कि कहानियाँ उनकी 300, आपको याद रखनी है कि 300 कहानियाँ थी, 6 उपन्यास थे, 3 यात्रा वृतांत थे और 1 कविता थी। तो इतनी विधाओं में इन्होंने कार्य किया है। तो ये तो हो गई सब गद्य की विधा। तो ये था उनका था गद्य और ये इकलौता उनका पद्य था। तो केवल एक कहानी, एक कविता उनकी प्रकाशित, एक पुस्तक, कविता की एक पुस्तक उनकी प्रकाशित हुई थी। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि गाई डी मोपासा किसके लेखक है? रस्सी का टुकड़ा कहानी के लेखक गाई डी मोपासा है। 1850 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था, 1893 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी। फ्रांस के निवासी थे, 300 कहानियाँ थी और उपन्यास 6 थे, यात्रा वृतांत 3 थे, 1 कविता पुस्तक। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। आगे चलते बच्चों, तो कुछ कहानी के बारे में क्या लिखा गया है कि कहानी विधा को आधुनिक रूप देने में उनका स्मरणीय योगदान है। कहानी जो प्राचीन रूप लेकर थी कि केवल भूतकाल की कहानियां हैं और उसका आधुनिक रूप कैसा हो सकता है, उसमें गाई डी मोपासा का बहुत बड़ा योगदान है। तो आधुनिकता की बात करते हैं तो गाई डी मोपासा का नाम लिया जाएगा कि आधुनिक रूप देने में किसका योगदान आता है? गाई डी मोपासा का। नंबर 2 देखिए कि अपने लेखन में उन्होंने बुजुर्गा समाज, अब बुजुर्गा समाज कौन सा होता है? जो मध्यम वर्गीय समाज होता है। कौन सा होता है? मध्यम वर्गीय समाज।
बुजुर्गा समाज किसे बोलते हैं? मध्यम वर्गीय। और जो मध्यम वर्गीय समाज है वो कार्ल मार्क्स के विचारों को आप देख सकते हैं। जब भी बुजुर्गा वर्ग आता है आप कार्ल मार्क्स की विचारधारा को ला सकते हैं। और कार्ल मार्क्स ने बुजुर्गा वर्ग के ऊपर जो शोषण और शोषक के बीच का जो अंतराल था उसको बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया और बताया है कि किस तरह से मध्यम वर्ग अपने ही अधिकारों में, अपने ही क्षेत्र में पिसता रहता है। तो उस बात को यहाँ पर बताया है कि बुजुर्गा समाज के चाल चरित्र को बेपर्द किया है। बेपर्द का मतलब होता है उजागर किया है, उजागर किया है, बताया गया है। इस समाज को, मध्यम वर्ग की जितनी भी परेशानियां होती है, जितनी भी प्रॉब्लम होती है, जितनी भी उनकी दिक्कतें होती है, उसको यहाँ पर इस कहानी के माध्यम से बताया। कौन सी कहानी? रस्सी का टुकड़ा। अब यहाँ थोड़ा सा और हम इंट्रो देखते हैं कि मोपासा फ्रांस के थे और 1870-90 के बीच उनकी लगभग 300 कहानियां, 6 उपन्यास, 3 यात्रा पुस्तकें, कविता की एक पुस्तक प्रकाशित हुई। कहानी विधा को आधुनिक रूप देने में उनका स्मरणीय योगदान है। लेखक अपने लेखन में उन्होंने बुजुर्गा समाज के चाल चरित्र को बेपर्द किया। मानव जीवन की गहराइयों को अभिव्यक्त करने वाला मोपासा का लेखन युग की सीमाओं का अतिक्रमण करता हुआ हमारे वर्तमान के भी उतना ही प्रासंगिक और चुनौतीपूर्ण है, हमारे वर्तमान के लिए। यानी कि हम अगर हमारे वर्तमान की बात करते हैं तो मोपासा की ये जो कहानी है वो युग परिवर्तक की कहानी मानी जाएगी। उन्होंने मानव के, यानी कि उस बुजुर्गा वर्ग के मानव का जो चरित्र था उसको बेपर्द किया, उसको उजागर करने का, उसको बताने का कार्य किया है। दूसरी बात कि जो मध्यम वर्ग का व्यक्ति होता है वो किस तरह का जीवन यापन करता है। तीसरी बात कि उसने मानव जीवन की गहराइयां कहाँ तक होती है और गहराइयों के पीछे जो राज है वो क्या होते हैं, वो सारे इस कहानी के माध्यम से उन्होंने चुनौतीपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास करा है। तो शुरू करते हैं उनकी कहानी गाइडी मोपासा की। गौदरविल जाने वाली सड़क पर किसानों और उनकी पत्नियों का सैलाब सा उमड़ पड़ा था। सैलाब क्या होता है? बहुत बड़ा हुजूम, बहुत बड़ा एक समूह, ठीक है, गौदरविल जाने के रास्ते पर। ये सब उपनगर की ओर जा रहे थे क्योंकि आज साप्ताहिक हाट लगा था। क्या था? साप्ताहिक हाट। अब हाट क्या होता है बच्चों? कई बार क्या होता है कि साप्ताहिक लगता है, कई बार क्या होता है कि 15 दिन में लगता है, या फिर कई बार क्या होता है कि महीने में एक बार लगता है। तो हाट क्या होता है? एक बड़ा मार्केट जहाँ पर आपको सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएगी, सारी चीज़ आसानी से एक ही स्थान पर आपको मिल जाएगी और बहुत लंबे क्षेत्र में लगाया जाता था। आजकल ये बहुत कम होता है, लेकिन प्राचीन यानी कि पहले के समय में जो हाट मार्केट है ये बहुत ज़्यादा फेमस थे। हाट मार्केट के आधार पर ही जो गाँव के लोग होते थे वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते थे, ठीक है। पुरुष धीरे धीरे चल रहे थे, उनका शरीर झुका हुआ, बायां कंधा कुछ उठा हुआ और टांगे ऐंठी हुई सी थी। खेतों पर कड़ी मेहनत ने उनका ढांचा बिगाड़ दिया था। ढांचे का मतलब यह है कि कड़ी मेहनत कर रहे हो, आपके हाथ ऐसे हथौड़ी जैसे हो जाते हैं और आपकी जो शक्ल वगैरह है या रंग रूप है वो भी धूप के कारण थोड़ा सा डार्क हो जाता है। तो ढांचा कैसे बिगाड़ दिया है, यानी कि मेहनत करने के उपरांत आपके शायद ये जो कहते हैं डोले शोले निकल जाते हैं, है ना, ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो जो पुरुष थे वो ज़्यादा मेहनत करते थे, उनकी टांगें ऐंठी हुई थी, उनका शरीर गठीला सा था और मजबूत था। उनकी नीले रंग की कमीजों पर कसकर मांड लगाया गया था जो धूप पड़ने से चमक रही थी। गन्ने और कफ पर सफेद कढ़ाई वाली कमीजें मांड की वजह से ऐसी फूली हुई थी जैसे गुब्बारा उड़ने के लिए तैयार हो, और हर गुब्बारे से एक सिर, 2 बाहें और 2 पैर बाहर निकले हुए थे। जैसे कोई शर्ट पहनी हुई है और उसके ऊपर मांड लगाया हुआ। मांड क्या होता है? एक तरह का कलफ होता है, मतलब उसे कड़क कर देता है। और वो ऐसी फूली हुई सी थी जैसे ऐसा लग रहा है कि उस गुब्बारे के अंदर से 2 हाथ निकले हुए हैं, क्योंकि फूली हुई सी थी, पूरा हवा जैसा लग रहा था कि 2 हाथ निकले हुए हैं, 2 पैर निकले हुए और एक सिर निकला हुआ है। बाकी सब कुछ ढका हुआ था पैंट और शर्ट से, लेकिन वो शर्ट और पैंट ऐसा लग रहा था जैसे गुब्बारा हो, इस तरह से वहां सीन हो रहा था। कुछ लोग गाय या बछड़े को रस्सी से पकड़े चले आ रहे थे और पीछे पीछे चल रही उनकी बीवियां डंडे से पशुओं को हाँक रही थी। उनके हाथों में बड़ी बड़ी टोकरियां थी जिनमें से मुर्गे, मुर्गियां और बतखें झांक रही थी। वे अपने पतियों की अपेक्षा अधिक तेजी और जीवंतता के साथ चल रही थी। ये दुबली पतली औरतें छोटे से शॉल में लिपटी हुई थी। उनके सिरों पर एक सफेद कपड़ा बंधा हुआ था जिसके ऊपर इन्होंने टोपी लगा रखी थी। तभी पास से एक घोड़ा गाड़ी निकली जिसमें 2 पुरुष अगल बगल बैठे थे और गाड़ी के निचले हिस्से में एक औरत दोनों किनारों को कसकर पकड़े बैठी थी ताकि हिचकोले खाती गाड़ी से गिर नहीं जाए। मतलब ऐसे लोग भी दिख रहे थे जो पैदल चल रहे थे, अपने मवेशियों को लेकर आ रहे थे, अपने पक्षियों को लेकर आ रहे थे। ऐसे लोग भी थे जो बैलगाड़ी में आ रहे थे या घोड़ा गाड़ी में आ रहे थे, ठीक है। तो ऐसे सभी तरह के लोग
लोग उनको दिखाई दे रहे थे। तो पूरे हाट बाजार में जाते समय लोगों का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि कैसे कैसे लोग जा रहे थे। गोदरविल के चौराहे पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। गोदरविल के चौराहे पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। इंसान और जानवर में भीड़ में मिले हुए थे, यानी कि जानवर भी थे वहाँ भी, इंसान भी थे, सारे के सारे उस चौराहे पे। गोदरविल एक स्थान है और उस स्थान पर बहुत सारे लोगों की भीड़ थी। उस भीड़ में जानवर भी थे और मनुष्य भी थे। तो सभी मिक्स हो रहे थे क्योंकि सब अपने अपने मवेशियों के साथ में खड़े थे। तो ऐसा तो नहीं है कि मवेशियों को, जानवरों को वो अलग छोड़ देंगे और खुद अलग हो जाएंगे, तो अपने जानवरों को तो खुद ही पकड़ के रखेंगे। तो दोनों का मिक्सचर यहाँ पर दिखाई दे रहा था। जानवरों के सींग, अमीर किसानों की बड़ी बड़ी टोपियों और महिलाओं के स्कार्फ दूर से ही नजर आ रहे थे। यहाँ का माहौल कोलाहल पूर्ण था। कोलाहल का मतलब होता है शोर शराबे वाला, शोर शराबे वाला, जिसमें कभी कभी किसानों की तेज हंसी और अट्टहास गूंज उठते या फिर किसी दीवार के साथ बंधी गाय का रंभाती कैसी है गाय, माँ करके ऐसे रंभाती ना, आवाज निकलती, उसे बोलते हैं रंभाना सुनाई दे जाता। इन सबसे अस्तबल कौन से होते हैं, जहां पर घोड़े रखे जाते हैं, घोड़ों का स्थान, ठीक है, घोड़ों का स्थान क्या कहा जाता है, अस्तबल। मवेशियों और गोबर, भूसे और पसीने की गंध फूट रही थी। मनुष्य और पशुओं की एक अजीब सी गंध पूरे वातावरण में फैली हुई थी, जिससे किसान भली भांति परिचित होते थे। आगे देखिए कि ब्रोत का मैत्र हौशेकम अभी ही गोदरविल पहुंचा था। वह तेजी से चौराहे की ओर कदम बढ़ा रहा था कि उसकी नजर जमीन पर पड़े रस्सी के एक छोटे से टुकड़े की ओर गई। एक सच्चे नॉर्मन यानी कि सच्चे व्यक्ति की तरह हौशेकम का मानना था कि हर काम लायक चीज को उठा लेना चाहिए। यानी कि चाहे कोई वस्तु आपके उस समय लग रहा है कि हमारे कोई काम आएगी या नहीं आएगी, लेकिन हौशेकम का मानना ये था कि हर समय जब भी आप कोई आपको चीज दिखाई देती है तो हर काम लायक चीज को, मतलब काम लायक यानी काम के लायक चीज है, रस्सी काम के लायक थी तो उसने उस चीज को उठा लिया कि हर काम लायक चीज को उठा लेना चाहिए। जोड़ों के दर्द से पीड़ित हौशेकम बड़ी मुश्किल से नीचे झुका और उसने रस्सी के उस टुकड़े को उठा लिया। वो बड़ी सावधानी से रस्सी के उस टुकड़े को लपेट रहा था कि उसकी नजर मैत्र मलांदे पर पड़ी, जो अपने घर की दहरी क्या होती है, दहलीज, क्या होती है ये, दहलीज, ठीक है, दरवाजा, दहलीज पर खड़ा उसे घूर रहा था। मलांदे घोड़ों की काठी बनाने का काम करता था। आगे देखिए बच्चों कि कुछ दिन पहले घोड़े की एक जीन को लेकर उनमें विवाद हुआ। जीन का मतलब क्या होता है, उसकी संतति या फिर उसके कुछ आनुवांशिक गुण होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, जीन। कि कुछ दिन पहले घोड़े की एक जीन को लेकर उनमें विवाद हुआ था और उनके रिश्ते इन दिनों खराब थे, दोनों ही, किनके, हौशेकम और मलांदे के। तो हौशेकम ने क्या करा था कि रस्सी के टुकड़े को उठा लिया और उसके टुकड़े को जब लपेट रहा था तो मलांदे अपनी दहलीज यानी दरवाजे पर खड़ा खड़ा देख रहा था और उसे घूर रहा था। और दोनों के बीच में तो कुछ दिन पहले विवाद हुआ था, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी और उस वजह से दोनों आपस में बोल नहीं रहे थे। दोनों ही दुश्मनी जल्दी भूलने वाले नहीं थे। हौशेकम को यह सोचकर बड़ी शर्म आई कि उसके दुश्मन ने उसे धूल में पड़ा रस्सी का टुकड़ा उठाते हुए देख लिया। कि भाई वो सोचेगा कि मेरे बारे में मैं कितना छोटा हूँ, मैं कितना छोटा व्यक्ति साबित हो जाऊंगा कि वह मेरा जो दुश्मन है, मेरा जो एंटी में चल रहा है, वह मेरा जो भी है रिपू है, वो सोचेगा कि देखो कितना छोटा सा रस्सी का टुकड़ा भी उसने नहीं छोड़ा है, उसे भी अपनी जेब में डाल दिया है। हौशेकम ने रस्सी के टुकड़े को जल्दी से अपनी कमीज के अंदर छुपाने की कोशिश की, फिर उसे अपनी पतलून की जेब में रख लिया और यह दिखाया कि जैसे वह अब भी जमीन पर कुछ ढूंढ रहा है। मतलब उसने ना अनजान बनने की कोशिश की। उसने क्या करा, हौशेकम ने क्या करा कि अपना उसका जो दोस्त नहीं कहेंगे, दुश्मन कहेंगे अभी तो, क्योंकि दोनों में लड़ाई हो चुकी थी। तो उसका जो दुश्मन अपनी दहलीज में अपने दरवाजे पर खड़ा था, तो उसको ऐसा जताने के लिए कि मैंने यहाँ से कुछ नहीं उठाया, उसने रस्सी के टुकड़े को फटाफट अपनी शर्ट की जेब में चुपके से डाल दिया और फिर कुछ मिट्टी में ढूंढने लग गया। ऐसे हम ढूंढते हैं ना, ऐसे नौटंकी करते हैं जैसे कि सामने वाले को गलत साबित करने के लिए। तो हौशेकम ने भी ऐसा ही किया कि अपनी पतलून की जेब में रस्सी के टुकड़े को डाल दिया और दिखाया कि जैसे वो कुछ ढूंढ रहा है। और फिर उसने ऐसे दिखाया जैसे कुछ न मिला, उसको कुछ मिला नहीं है, और गतिये के दर्द से दोहरा हुआ बाजार की ओर चला गया। यानी कि उसके जो जोड़ों के दर्द थे, उससे उसको दर्द हुआ क्योंकि बार बार ढूंढ रहा था और वो ऐसा चलता चलता इग्नोर किया फिर उस बात को और फिर वो आगे बढ़ गया। आगे देखिए, वह जल्दी से धीरे धीरे सरक रही शोर शराबे भरी भीड़ में खो गया। और सरक रही यानी कि धीरे धीरे वो, क्योंकि भीड़ ज्यादा थी, हाट बाजार
साप्ताहिक था, सप्ते में एक बार लग रहा था। सभी लोग आए थे अपने अपने सामान के लिए, कुछ बेचने के लिए, कुछ खरीदने के लिए। तो वहाँ पर भीड़ ज़्यादा थी और वो भीड़ धीरे 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 आगे बढ़ रही थी। तो धीरे धीरे सरकती हुई भीड़ में वो कहीं खो गया। कौन? होशे-कम, वो चला गया। खरीद फरोख्त और घंटों चलने वाली तोल मोल में व्यस्त थी। किसान आते थे, भाव पूछते और कुछ दूर जाकर फिर लौट जाते। उन्हें लगातार डर बना रहता था कि कहीं ठग न मिल जाए। अब किसानों को लगता कि भाई हमें कोई ऐसे चतुर प्राणी नहीं मिल जाए जो हमें ठग ले, है ना। हमारी जो कीमत, हमारे जो मवेशी है या हमारी जो फसल की जो कीमत है वो कितनी होनी चाहिए, और जो ठगी लोग आकर हमारा पूरा सामान ही उड़ा ले जाए, तो ऐसे ना मिल जाए। तो उनसे वो बचने की कोशिश कर रहे थे। वे हिचकिचाते रहते और उनका ध्यान हमेशा विक्रेता की ओर लगा रहता। विक्रेता कौन होता है? जो बेचता है। और यह भांपने की कोशिश करते रहते कि उन्हें ठगने के लिए वह कौन सी नई तरकीब आजमा रहा है। बिक्री के लिए आए जानवरों के कान से लेकर खुर तक एक एक चीज परखी जा रही थी कि जो जानवर आए थे उनके कान से लेकर एक एक चीज कि भाई कौन सी नस्ल का है, कौन से रंग का है, और उसकी नस्ल कौन सी है, और किस तरह का प्राणी है ये, उसकी खुर कैसे है। जो भी किसान जिस तरह से क्वालिटी जानता हो उस तरह से जानवरों को देख रहा था, परख रहा था और फिर खरीदने की कोशिश कर रहा था। तो ऐसे ही वहाँ पर बोलियां लग रही थी, मोल भाव हो रहे थे, खरीद फरोख्त हो रहा था। ये सारा बाजार वहाँ पर हो रहा था, मार्केटिंग हो रही थी। आगे देखिए कि औरतें अपनी टोकरियों को जमीन पर रखकर बैठ गई। अब वहां पर कुछ औरतें बेचने के लिए लाई थी, भाई किसान थे या फिर कुछ घरेलू कार्य भी करती होगी, तो अपना अपना सामान टोकरियों में भरकर लाई और वहां हाट बाजार में जमीन पर रखकर बैठ गई कि भाई कोई भी आएगा, जो कोई भी क्रेता आएगा और वो सामान खरीद कर ले जाएगा। ठीक है, ऐसे उनसे बतखें, मुर्गियां बाहर निकाल ली गई जिनके पांव आपस में बंधे हुए थे। अब जो बतख और मुर्गियां जो बेचने के लिए लाई थी, जो मुर्गियां थी उनके एक एक पैर को ले लिया और उसको धागे से बांध दिया, ऐसे डोरी से बांध दिया, तो वो सारी की सारी एक ही जगह थी, उड़कर नहीं जा रही थी। ऐसे ही बतखों को भी ऐसे ही बांध दिया। तो उन्होंने अपनी टोकरियों में से बतखें और जो मुर्गियां थी उनको बाहर निकाला जो धागे से बंधी हुई थी, और आंखों में भय साफ नजर आ रहा था। किनके? उन बतख और मुर्गियों को, क्योंकि उनको पता चल गया था कि हमें बेचा जाएगा और हमें मारा जाएगा और हम अब मरने वाले हैं, हमारा जीवन अब समाप्त होने वाला है। तो वो थोड़ी सी डरी डरी सी सहमी सहमी थी। अभी भी आप कहीं पर देखोगे ना, जैसे कहीं पर कोई चिकन शॉप के वहाँ पर देखोगे तो जो मुर्गियाँ होती है वो ऐसे सहमी हुई सी बैठी रहती है, उन्हें पता है हमारी बारी अब आने वाली है। मैंने कई बार देखा है, तो मैंने नोटिस किया कि ये पहले मैंने देखा कि डरती क्यों है, लेकिन बाद में पता चला कि उनको पता है हमारी एक सखी चली गई है मरने के लिए, उनके सामने ही मारा जा रहा है, तो उन्हें पता है कि हमें हमारा नंबर कभी भी आने वाला है। तो वे शांत बैठी रहती है, चुपचाप ऐसे अपने पैरों को, पंखों को अंदर समेटे हुए फिर बैठी रहती है। तो ऐसा ही सीन वहां पर था। वे ग्राहक की सुनती और काफी समय तक मोल भाव और ना नुकुर करने के बाद कीमत थोड़ी सी कम कर देती। देखिए थोड़ा सा बार्गेनिंग तो होती है, सृष्टि का नियम है कि जहाँ पर कोई फिक्स रेट बता दिए फिर भी एक ना एक बार तो बोलेंगे भाई थोड़ा सा कमीशन कर दीजिए, थोड़ा डिस्काउंट कर दीजिए, थोड़ा सा कम कर दीजिए, भाई 10 रुपये कम कर दीजिए, 20 रुपये कम कर दीजिए। ऐसे आज भी होता है और पहले भी होता था। तो ये जो गुडविल, ये जो मार्केट था, हाट बाजार था, इस हाट बाजार में भी ऐसे ही मोल भाव हो रहे थे और मोल भाव में थोड़ा सा कम ज़्यादा करके, और वे जो स्त्रियाँ हैं, वो जो महिलाएँ हैं, वो औरतें हैं, वो अपना सामान बेच रही थी। और सामान क्या था? मुर्गियाँ और बतखें। जब सौदा नहीं पड़ता और ग्राहक धीमे कदमों से जाने लगता तो वे अचानक आवाज देकर, अब कई ग्राहक ऐसे होते हैं, उन्हें पता होता है कि हम पहले थोड़ी सी बार्गेनिंग कर लेते, अगर हमें चीज़ पसंद आ गई है तो हम उसका एकदम नीचे गिराई हुई रेट निकाल लेते हैं। मैंने कई बार देखा है, कई बार मैंने सुना भी है लेडीज से कि एक बार रेट लगा के हट जाओ, अपने आप बुलाएगा वो जो दुकानदार है, उसको बेचना है और बेचने के लिए वो अपने आप बुलाएगा कि हाँ भाई ले लो, चलो आपकी रेट, दोनों की बीच की रेट निकाल के फिर वो दे देता है। तो यहाँ पे यही होता है कि जो ग्राहक है वो अपनी रेट बताते हैं और जो विक्रेता है उसको समझ में नहीं आता है, दुकानदार को समझ में नहीं आता है, तो वो मना कर देता। ग्राहक जैसे ही जाने लगता हो तो विक्रेता को लगता है कि जैसे भी हो ये सामान बिके, क्योंकि मैं बेचने के लिए आया हूँ, और अगर नहीं बिका तो मुझे वापस घर ले जाना पड़ेगा, फिर अगले हफ्ते का इंतजार करना पड़ता। तो ऐसे ही वो क्या करते हैं कि कदमों से जैसे ही जाने लगते अचानक आवाज़ देकर उससे बुलाते और ठीक है मित्र आर्थिन इतने में ही ले जाइए, मतलब ठीक है चलो आपने जो बताया उतने में ले जाइए, कम से कम सामान तो बिके जितना भी हो सके। धीरे धीरे चौराहे से भीड़ छटने लगी क्योंकि सामान बिक रहा था, सामान बिकते बिकते अब सामान कम हो रहा था, तो भीड़ तो छटेगी, भीड़ कम होगी अब। ठीक है, दोपहर की प्रार्थना की घंटी बजी थी और बचे खुचे लोग दुकानों में चल दिए।
जुदे का सार्वजनिक भोजनालय लोगों से भरा हुआ था। अब वहाँ का एक भोजनालय थे, वहाँ का एक होटल मान लीजिए भोजनालय था, वो सार्वजनिक भोजनालय था और वह लोगों से भरा हुआ था क्योंकि सभी लोगों के लिए था और सभी लोग वहाँ आ रहे थे, तो बहुत ज़्यादा भरा हुआ था, खचाखच हो गया। उसके अहाते में हर प्रकार के वाहन, बैलगाड़ियाँ, टमटम, सड़कें और छोटी बड़ी वैगनें खड़ी हुई थी। कुछ धूल से लथपथ थे और कुछ जगह जगह कीचड़ के धब्बे लगे थे। कुछ का अगला सिरा हवा में उठा था तो कुछ जमीन पर पिछला हिस्सा हवा में दबा हुआ था। तो इस तरह वहां जो गाड़ियां खड़ी थी उन गाड़ियों की भी यहाँ पर बात बताई गई है। प्रे कुछ का अगला सिरा लंबी लंबी मेजों पर बैठे खाने वालों के दूसरी तरफ बड़ी सी भट्टी थी जिसमें से उठ रही लपटें दाहिनी ओर बैठे लोगों की पीठ को गरमा रही थी। अब जहां पर वो खाना खाने बैठे थे, जुदे का जो भोजनालय था, वहां पर बहुत सारे लोग चले गए जो भी हाट मार्केट में आए थे। अब ऐसा है कि हाट मार्केट में आए तो बाहर खाना करेंगे भाई, आज सेलिब्रेशन होगा तो वो मार्केट का जो हो सकता है उस दिन छुट्टी मना रहे हो, बहुत अच्छी मार्केटिंग हुई उनकी, किसी का अच्छा सामान मिल गया, किसी को अच्छी कीमत मिल गई, तो दोनों तरफ से तो वो सभी लोग जुदे के भोजनालय में जाते हैं और वहां जाकर अपना खाना ऑर्डर करते, खाना खाने के लिए बैठते। तो पीछे की साइड जो भट्टी है उसका ताप उन लोगों का पड़ जाता है जो खाना खाने के लिए बैठे हुए। तो वो सारी चीजें यहाँ पर बताई है। 3 बड़ी बड़ी सीकों पर मुर्गे, कबूतर और भेड़ की रानें भूनी जा रही थी। अब नॉनवेज बन रहा था भाई, देखो, और भुने हुए मांस तथा गाढ़े शोरबे की महक से खाने वाले के दिल मचल रहे थे और सबके मुंह में पानी आ रहा था। आगे देखिए, इलाके के तमाम का मतलब क्या होता है, सभी। इलाका यानी कि जो एरिया था, जो क्षेत्र था, क्षेत्र के सारे खाते पीते लोग मित्र जुदे के भोजनालय में खाते थे। वह घोड़ों का व्यापार भी करता था, यानी कि जो जुदे भोजनालय वाला था उसका जो ओनर था वो घोड़ों का बिजनेस भी करता था, घोड़ों को बेचता था या खरीदता था, वो भी काम करता था। बड़ा दुष्ट आदमी माना जाता था, वो सही नहीं माना जाता था। गर्मा गर्म लजीज पकवानों की रकाबियां आ रही थी, ठीक है, और थोड़ी सी, रकाबिया का मतलब क्या होता है, कटोरियाँ। रकाबिया क्या होती है, कटोरियाँ, कि जो गरम गरम लजीज यानी कि बहुत अच्छे अच्छे पकवान थे, वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी सामग्रियाँ, खाद्य सामग्रियाँ बन रही थी, पदार्थ बन रहे थे, उनकी गरम गरम प्लेटें आ रही थी और थोड़ी ही देर में खाली हो जा रही थी। हर कोई अपनी खरीद फरोख्त, फसलों और दूसरे मामलों के बारे में बात कर रहा था। मतलब बातचीत भी करते जा रहे थे और खाना भी खा जा रहे थे। आप समझ रहे हो, थोड़ा सा आपको अपने माइंड में, अपने आसपास इस तरह का वातावरण बनाना होगा कि भाई देखिए हाट मार्केट लगा तो उस समय हाट मार्केट का आपको थोड़ा सा फील करना होगा। अब ये जुदे भोजनालय में गए, वहाँ पर खाना खा रहे हैं और सब मिलके खाना खा रहे हैं और वहीं खाना बन रहा है और वहीं खा रहे हैं, गरम गरम मंगवा रहे हैं, फिर ऑर्डर दे रहे, फिर ला रहे और बातचीत भी करते जा रहे हैं अपना, भाई मैंने कितना बेचा, मेरा कितना इनकम हुई है, मैंने क्या खरीदा, मैंने ऐसे करा था, वो सारी चीजें अपनी घटना यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। मौसम हरी सब्जियों के लिए तो ठीक था पर गेहूं के लिए अच्छा नहीं था। अचानक बाहर अहाते में नगाड़ा पीटने की आवाज सुनाई दी। कुछ स्थित प्रज्ञ कौन होते हैं, स्थिर बुद्धि वाले, स्थिर बुद्धि वाले, ठीक है, कुछ स्थिर बुद्धि वाले लोग जो थे, लोगों को छोड़कर बाकी सब उठकर दरवाजे या खिड़कियों की ओर भागे, क्योंकि जो स्थिर बुद्धि वाले थे वो समझ चुके होंगे कि कोई नोटिस आया होगा, कोई फरमान जारी हुआ होगा क्योंकि नगाड़ा पीटा गया। लेकिन जो ऐसे ही लोग थे जिनको समझ नहीं थी तो वो सारे भाग भाग कर देखने लग गए। उनके मुंह अब भी भरे थे और हाथों में रुमाल थे। मुंह कैसे, खाने में, क्योंकि खाना खाते खाते दौड़ चले गए थे। उन्हें क्या पता कि खाना नहीं छोड़ना चाहिए ऐसे बीच में। जो स्थिर बुद्धि वाले थे, जो बुद्धिमान व्यक्ति थे, वो वहीं थे, वो खाना खा रहे थे। उन्हें पता है कि हो जाएगा, जो भी मैसेज होगा हमारे पास आ जाएगा। मुनादी करने वालों ने नगाड़ा पीटना बंद कर दिया और अपनी कर्कश आवाज में मुनादी शुरू कर दी। मुनादी का मतलब था संदेश लाने वाले, ठीक है। गौदरविल के सभी निवासियों और बाजार में मौजूद सभी लोगों को सूचित किया जाता है। ये मुनादी करने वाले जो मैसेज देने आए हैं वो बोल रहे हैं कि गौदरविल के सभी निवासी और बाजार में मौजूद सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि आज सुबह 9 से 10 बजे के बीच बेंजेविल जाने वाली सड़क पर एक काले चमड़े का बटुआ खो गया जिसमें 500 फ्रैंक और व्यापार से संबंधित जरूरी कागजात है। पाने वाले से गुजारिश यानी कि रिक्वेस्ट है, ठीक है, गुजारिश है कि वह इसे फौरन मेयर के कार्यालय को या फिर मानविल के मित्र फॉर्ट्यून हुलब्रेक को लौटा दे।
ऐसा करने वाले को 20 फ्रैंक का इनाम दिया जाएगा। फ्रैंक एक करेंसी है, उसको कहा जाता है। तो फ्रैंक, तो उन्हें कहा गया कि भाई किसी का बटुआ खो गया और बटुए में कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, अगर वो मिल जाते हैं तो उसे 20 फ्रैंक दिए जाएंगे, यानी कि 20 फ्रैंक की करेंसी है वो दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से एक अनाउंसमेंट हो गई है। अब देखिए क्या होता है, फिर वो वहां से चला गया। जो भी मलांदे आया था वो मैसेज देने के लिए आया था नगाड़े के साथ में, वो चला गया। नगाड़े की ढमढम और मुनादी वाले की आवाज सुनकर कुछ दूर से फिर सुनाई दी। भोजनालय में बैठे लोगों को अब एक नया मुद्दा मिल गया। ये अब यह बात कर रहे थे कि मैत्र हल्ब्रेक को बटुआ मिल जाएगा या नहीं। खाना खत्म करके वे कॉफी पी रहे थे। तभी दहरी यानी दहलीज पर एक सशस्त्र पुलिस अफसर प्रकट हुआ। उसने पूछा, क्या ब्रौत के रहने वाले मैत्र हौशिकम यहाँ पर मौजूद है? ब्रैत के रहने वाले जो हौशिकम था, जिसे रस्सी का टुकड़ा मिला था, क्या यहाँ पर मौजूद है? अब डायरेक्टली वो एक व्यक्ति को पहचान कर आ गया कि ये वो व्यक्ति है, उसका नाम लिया है, वो यहाँ पर है या नहीं है, क्योंकि जो भोजनालय था वो बहुत ज़्यादा भरा हुआ था और उस भोजनालय में ऐसे किसी व्यक्ति को पहचानना मुश्किल था। तो वो डायरेक्टली जो अफसर था, पुलिस ऑफिसर, उसने नाम ले लिया। मैं जिन्हें दूसरे सिरे पर बैठे मैत्र हौशिकम ने जवाब दिया, हाँ मैं यहाँ हूँ। उसने कहा कि भाई मैं हौशिकम मैं हूँ और मैं यहाँ पर हूँ। ठीक है, उसने अपना जवाब दिया। अफसर ने कहा, मैत्र हौशिकम, क्या आप मेरे साथ मेयर के कार्यालय में चलने की जहमत उठाएंगे? जहमत की यानी कि आप मेरे साथ चलने का कष्ट, जहमत का मतलब क्या होता है? कष्ट उठाएंगे। मेयर आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, अब वो जो पुलिस अफसर है वो हौशिकम को वहां ले जाना चाहता है। किसान परेशान हो उठा। उसने गिलास एक घूंट में खाली कर दिया और उठकर चल दिया। गठिए की वजह से वह सुबह से भी ज्यादा झुक गया था और बार बार दोहरा रहा था, हाँ मैं चल रहा हूँ। बार बार वो पुलिस वाले को कह रहा था कि मैं चल रहा हूँ, लेकिन अभी उसने अपना खाना फिनिश नहीं किया था। लेकिन गिलास में जो कुछ भी था, कॉफी थी, कुछ भी था, फटाफट पिया और वहां से चलने के लिए तैयार हो गया। मेयर हत्ते वाली कर्मी पर बैठा, उसका हत्ते वाली कुर्सी पर बैठा था और उसका इंतजार कर रहा था। हत्ते वाली कैसी होती है? जो स्टैंड वाली होती है, जिसे पकड़ सकते हैं, ऐसी कुर्सी पर बैठा था और उसका वेट कर रहा था। वह इस इलाके का नोटरी भी था। जो मेयर था वो नोटरी भी था और वह एक कुर्सी पर बैठा हुआ था, हत्ते वाली कुर्सी पर। और अब हौशिकम उसके पास हाजिर होता है। वह एक मोटा गंभीर किस्म का इंसान था जिसे भारी भरकम शब्द बोलने की आदत थी। उसने कहा, मैत्र हौशिकम, आज सुबह आपको बेंजेविल जाने वाली सड़क पर मानविल के मैत्र हल्ब्रेट का गिरा हुआ बटुआ उठाते हुए देखा गया है। अब भले ही देखा नहीं गया है, क्योंकि हमें तो पता है, क्योंकि हमने तो देखा था कि हौशिकम ने रस्सी का टुकड़ा उठाया था और उसका जो फ्रेंड नहीं कहेंगे हम, जो दुश्मन था, उसको लगा कि इसने कुछ उठाया है और हौशिकम ने उसे थोड़ा सा भ्रमित करने की भी कोशिश की, लेकिन वो भ्रमित नहीं हुआ। उसने जाके वहां पर कंप्लेन कर दी कि हौशिकम ने कोई चीज उठाई है। ठीक है, कौन से रास्ते पर उठाई है ये भी उसने बता दी। किसान भौचक्का सा मेयर को देख रहा था। वह अपने ऊपर शक किए जाने से एकदम घबरा गया, क्योंकि उसे पता था कि मैंने तो ऐसा कोई कार्य किया ही नहीं है, मुझे तो कोई बटुआ मिला ही नहीं है, तो मैं कहाँ से उठाऊंगा। तो मेयर को वो चौंक कर देखने लगा कि इसको शक कैसे हुआ मेरे ऊपर। हमें भी कोई अचानक से कोई ऐसी बात कहता है तो हमें भी थोड़ा सा आश्चर्य होता है। तो उसे लगा मेरे ऊपर शक कैसे हुआ, मैंने बटुआ उठाया। अब वो प्रश्न कर रहा है, मेयर के सामने क्वेश्चन कर रहा, मैं हूँ बटुआ उठाने वाला, कि मैंने बटुआ उठाया है? हाँ तुम्ही ने। अब ये मेयर कह रहा है कि हाँ तुमने उठाया है। ईमान कसम, मैंने इस ईमान का मतलब होता है, क्या होता है? ईमानदारी। कि वो ईमानदारी की कसम खाकर कह रहे कि मैंने इस बारे में कभी सुना भी नहीं है, कि मुझे पता ही नहीं है कि कोई बटुआ था और मैंने उठाया, मुझे पता ही नहीं है, लेकिन तुम्हें ऐसा करते हुए देखा गया है। अब आपको पता है कि किसने देखा है? उसके एक दुश्मन ने देखा है। ठीक है, देखा गया है, मुझे देखा गया है। किसने कहा कि उसने मुझे देखा है? मोस्यू मलांदे ने। अब मलांदे तो उसका दुश्मन था और उसने अपनी दहलीज से जो देखा था, रस्सी का टुकड़ा उठाया था, लेकिन उसको लगा कि कोई सामान उठाया, तो उसने अपना स्टेटमेंट दे दिया और अपना स्टेटमेंट देते ही उसको वहां पकड़ के लेकर गए। काठी बनाने वाला है मोस्यू मलांदे, उसने तुम्हें ये बटुआ उठाते हुए देखा है। बूढ़े को सुबह की घटना याद आई। और बूढ़ा कौन? यहाँ पर हौशिकम।
कौन है यहाँ पर? हौशिकम। उसको पता चल गया कि मैं, हाँ, मेरे साथ जो सुबह हुआ था कि मलांदे दहलीज पर खड़ा हुआ था और उसने मुझे रस्सी उठाते देखा था, लेकिन मैंने थोड़ा इग्नोर किया था। उसको याद आई और सारा मामला उसकी समझ में आ गया। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया। ओ, तो उसने मुझे देखा, अंधा कहीं का, उसने मुझे ये रस्सी उठाते देखा था। मौसूमेर, उसने अपनी जेब में ढूंढकर रस्सी का टुकड़ा निकाला। तो देखिए बच्चों, आज हमारी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आधी स्टोरी हुई है और हम अभी आधी ही पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा सा सस्पेंस होना चाहिए, थोड़ी सी हमारी जो जिज्ञासा है वो बड़ी रहनी चाहिए। तो उसी जिज्ञासा को बनाए रखेंगे अभी यहाँ पर कि आगे क्या होता है, उसे सज़ा मिलती है नहीं मिलती है। और बहुत ही अच्छी स्टोरी है, चाहे वेस्टर्न स्टोरी है, लेकिन जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है, बहुत ही साधारण भाषा का प्रयोग किया गया है और ये अनुवादित है, और अनुवादित भी बहुत अच्छी स्टोरी अभी तक समझ में आई है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास में स्टोरी का अगला भाग लेकर फिर से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।